Hello guys, so today we are going to start this chapter that is outcome of democracy. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है. You already know that what is democracy. Democracy is a form of government where people choose their representative through direct election. So this is democracy is a form of government by the people for the people to the people. ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी थी. सो बहुत फेमस डेफिनेशन है. सो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपका रूलर होता है वो इलेक्टेड होना चाहिए. अगर जहाँ पे रूरल इलेक्टेड है, आपका जो रूलर है वो इलेक्टेड है, तो मतलब आपकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. सो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है. So how do we access the outcome of democracy? So do you remember how student in Madam Lai Dong class argued about democracy? ये आपने 9th की टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा. So you must have idea about what is democracy. So it emerged from the conversation that democracy is a better form of government when compared to dictatorship or any other alternative. डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर हम किसको डिक्टेटरशिप से कंपेयर करें. डिक्टेटरशिप में जहाँ पे रूलर जो है उसकी खुद की चलती है और रूलर अकेला होता है, सिंगल हैंड डिसीजन लेता है. सो नाउ वी विल सी दैट हाउ डेमोक्रेसी इज़ बेटर एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ बेटर. सो वी फेल्ट डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग द सिटीजन, इट enhance the dignity of the individual, it improve the quality of decision making, it provide a methods to resolve conflict and allow room to correct mistakes. So these are the five these are the 5 points that make democracy a better form of government. as हर सिटीज़न इक्वल है, इक्वलिटी को प्रमोट करती है, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी होती है उसको इन्हांस करती है, और आपके जो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव करती है. क्यों सिंपल है? क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो सारे के सारे लोग डिस्कशन करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेते हैं. ऐसा नहीं, सिंगल हैंडली डिसीजन नहीं लिया जाता, और इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट को भी एक रिजोल्व करने का मेथड है दूसरा, और ये ऐसा रूम प्रोवाइड करता है ताकि मिस्टेक्स को भी करेक्ट किया जा सके. So are these acceptation realized under the democracy? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by monarch, military और religious leader. जब हम बात करते हैं किसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, यहाँ पे मोनार्क रूल करे या फिर कोई मिलिट्री रूल करे या फिर कोई रिलीजियस लीडर रूल करे, उसकी कंपैरिजन में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है. बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. लेकिन बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी से भी सेटिस्फाई नहीं हैं. सो वी फेस ए डिलेमा, हम डिलेमा फेस करते हैं. डेमोक्रेसी इज़ सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल. डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में बहुत अच्छी लगती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सारे के सारे सही लोग होते हैं, आप अपना रूलर खुद चूज कर सकते हो. बट इन प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज के दिन वोटिंग वगैरह फेयर नहीं होती है, बूथ कैप्चरिंग करी जाती है, नेताओं की खरीद फरोख्त चलती रहती है. सो ऑब्वियसली ये डिलेमा हमारे आगे खड़ी हो जाती है. सो हमें इसके आउटकम्स देखने पड़ेंगे. एंड वाई डू वी प्रीफर ओनली फॉर मॉरल रीजन्स? डेमोक्रेटिक को मॉरल रीज़न के लिए क्यों प्रीफर किया जा सकता है? एंड और आर देयर एनी सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट द गवर्नमेंट? सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. हम पहले डिस्कस कर सके हैं मॉरल रीज़न और प्रूडेंशियल रीज़न. प्रूडेंशियल रीज़न ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में मदद करती है डेमोक्रेसी. एंड मॉरल रीज़न क्यों? डेमोक्रेसी बाय नेचर इट इज़ वेरी गुड बिकॉज हियर पीपल सेलेक्ट देयर रूलर. So moral reason is that, and prudential reason is where it helps in the conflict resolve. So over 100 countries of the world today, आज की अगर 100 से ज़्यादा कंट्री को देखें, so they practice some kind of democratic government. They have formal constitution, they hold election, they have parties and they guarantee right to the citizen. तो ये सारे के सारे आपको पूरे वर्ल्ड में फीचर्स मिल जाएंगे. While these features are common to most of them, these democracy are very much different from each other in terms of their social situation, economic achievement and their culture. बेशक सारी की सारी चीज़ें कॉमन हो, ये सारी की सारी चीज़ें कॉमन हो, लेकिन आज भी वो एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि उनके सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर अलग अलग है. सो क्लियरली
what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different, but there is something that we can expect from every democracy just because it is democracy. देखो किस कंट्री ने कितना अचीव किया है डेमोक्रेसी के अंडर। देखो यूएसए में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, आज पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, नेपाल में भी डेमोक्रेसी है, भूटान में भी डेमोक्रेसी है, हर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की सिचुएशन एक है, हर किसी की सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनका इकोनॉमिक अचीवमेंट, कल्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर सारा अलग है। Our interest and in fascination for democracy often pushes us to taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि डेमोक्रेसी हर किसी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हल कर सकती है। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अगर इनमें से हमारे कोई भी विचार नहीं मिलते हैं तो हम डेमोक्रेसी को कोसने लग जाते हैं, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। और हम ये डाउट स्टार्ट कर देते हैं क्या हम सच में ही डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या फिर हमारे देश में डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। द फर्स्ट स्टेप toward thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. You must need to realize that democracy एक form of government है। किस देश की डेवलपमेंट कितनी होगी वो डिपेंड करेगी वहाँ नेता कैसे रहेंगे। किसी भी देश में डेमोक्रेसी हो, अगर नेता अच्छे नहीं तो गवर्नमेंट कोई भी अच्छी नहीं होगी। सो व्हाट इट इज़ ए जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि डेमोक्रेसी कंट्री तो आपके देश में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, नहीं। इट इज़ ए काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, इट ओनली क्रिएट ए सिचुएशन फॉर अचीविंग समथिंग। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दिस गोल। तो वहाँ के सिटीजन है उनको अच्छा रहना पड़ेगा और उनको जो भी डिजायर्ड गोल हैं वो अचीव करने पड़ेंगे। So let us examine some of things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. किसी भी देश में कैसी भी गवर्नमेंट हो, अगर वहाँ के लोग अच्छे हैं और वहाँ का सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो उस देश की डेवलपमेंट होनी ही होनी है। सपोज़ करो किसी देश में डेमोक्रेसी है और वहाँ के नेता सारे भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, वोट की खरीद फरोख्त करते हैं और काफ़ी ज़्यादा अनफेयर गेन, रॉन्गफुल गेन करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो अचीव करते हैं। सो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है, बट डेमोक्रेसी आपको एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है कि जो पहले जो राजा अपने मन मर्जी के होते थे, अब वो राजा मन मर्जी के ना होके लोगों के मर्जी के होते हैं। तो ये डेमोक्रेसी कंडीशन देती है आपको, उस कंडीशन का सिचुएशन, उस कंडीशन का फ़ायदा हर किसी कैंडिडेट और हर किसी लोगों को अपने देश में उठाना चाहिए, राइट, इस कंडीशन का। सो डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। सो now we'll see the accountability, responsive and legitimate government. So there are something that democracy must provide. Democracy एक successful होने के लिए the democracy must provide something to successful democracy. In a democracy we are most concerned with ensuring that people will have right to choose their ruler and people will have control over the ruler. डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये है कि लोग अपने रूलर को चूज़ करेंगे और उन पे कंट्रोल भी करेंगे। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल। तो सिटीजन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उन डिसीजन मेकिंग में जो उनको अफेक्ट करते हैं। देयरफॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी व्हाट शुड बी, इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट that is accountable to the citizen and responsive to the need and expectation of the citizen. तो गवर्नमेंट जो सबसे बेस्ट आउटकम है डेमोक्रेसी का, वो एक सिटीज़न के प्रति अकाउंटेबल रहती है, जवाबदेही होती है इसकी, और रिस्पॉन्सिव रहती है, रिस्पॉन्स करती है सिटीज़न की नीड्स के अनुसार, राइट। ऐसा नहीं है कि नेता लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेंगे और गवर्नमेंट को रन करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनको अगले 5 साल में आपको पास टाइम रहता है कि आप जवाब भी दे सको उनको। सो बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, और एफिशिएंट है क्या ये इफ़ेक्टिव है? तो सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट इज़ ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट इट इज़ ऑल्सो ट्रू,
The non-democratic ruler do not have a bother about deliberation in assemblies or worry about majorities or public opinion, so they can be very quick and efficient in decision making and implementation. देखो, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, या फिर जहाँ पे डिक्टेटरशिप है। एग्जांपल लो नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के अगर कल किम जोंग यंग को अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो सिंगल हैंडली डिसीजन ले सकता है, और लेकिन अगर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे अगर डिसीजन लेना पड़ जाए तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और बहुत लंबा डिसीजन इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि कई बार टाइमली डिसीजन नहीं लिए जाते। तो इस केस में डिसीजन बहुत जल्दी अच्छे से ले सकता है ये नॉर्थ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर। सो इन दैट सेंस द डिक्टेटरशिप इज़ गुड बिकॉज इट कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर ये आदमी अच्छा हो तो यहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सकती है, बल्कि ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि ये आदमी ही बिल्कुल ख़राब है। सो डेमोक्रेसी क्यों डिसीजन डिले होती है? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। सो डिले होना तो स्वाभाविक है। एंड डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? तो क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इनएफिशिएंट बनाता है? लेट अस थिंक इन टर्म ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के टर्म में सोचते हैं इसको। इमेजिन ए गवर्नमेंट दैट टेक डिसीजन वेरी फास्ट। ये सोचिए कि कोई गवर्नमेंट है वो बहुत फास्ट डिसीजन लेती है, लेकिन कई बार वो ऐसे डिसीजन नहीं ले पाती, या फिर कई बार वो ऐसे डिसीजन ले लेती है जहाँ पे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम भी होती है। सो इन कॉन्ट्रास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, वो टाइम तो लेते हैं लेकिन टाइम लेके किसी एक बहुत ही अच्छे डिसीजन पे वो अराइव करते हैं। सो इट इज़ गुड दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो सम प्रोसीजर, एंड एटलीस्ट वो ऐसा प्रोसीजर करती है जहाँ पे लोगों को सफिशिएंट टाइम होता है डिस्कस करने का, एंड और बाद में अगर उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। तो लॉन्ग रन में इतनी परेशानी नहीं होती। कई बार हेस्टी डिसीजन या फिर जो फास्ट डिसीजन लेते हैं उनमें बहुत बार परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो यस, परहैप्स विद द टाइम, अगर टाइम के साथ देखें तो डेमोक्रेटिक का जो सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की चॉइस ज़्यादा मायने रखती है। कितनी देर में होता है, कितने टाइमली होता है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, उसके आउटकम ज़्यादा मैटर करते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं आउटकम क्या है। तो आउटकम डेमोक्रेसी के बहुत लंबे टाइम तक बहुत ही ज़्यादा साउंड रहते हैं। सो नाउ लुक एट द अदर साइड। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। डेमोक्रेसी में ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी डिसीजन लेंगे वो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर पे ही लेंगे, मतलब रूल एंड रेगुलेशन पे लेंगे। अगर बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो वहाँ पे इतने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं। वहाँ का जो रूलर है किम जोंग यंग, वो खुद ही डिसीजन लेता है सारे के सारे, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट बैठती है, लोग बहस करते हैं, डिस्कशन करती है, अपोजिशन दबाव डालती है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेमोक्रेसी में अच्छी होती हैं और जो टाइम के साथ सही भी रहती हैं। सो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ़ द डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। तो कोई भी सिटीज़न ये भी पता कर सकता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही ढंग से लिया गया है, नहीं लिया गया है। और सपोज करो अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ख़राब ले लिया, तो आपको पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, जुडिशरी है मेनली, तो जुडिशरी उसको देखती है कि क्या ये संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो इसको क्या कर देती है जुडिशरी, नल एंड वॉइड, मतलब ये लागू नहीं होगा। तो जुडिशरी भी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उनकी गारंटर है। जो भी चीज़ है जुडिशरी भी देखती है साथ में साथ। तो डेमोक्रेसी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। सो इसलिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन को आप एग्जामाइन करते हो, देख सकते हो क्या वो सही है नहीं है, क्या रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो किए हैं नहीं गए हैं। तो इस तरह की चीज़ को क्या बोलते हो आप, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता मतलब डिसीजन सही पारदर्शिता है भी है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट democracy to produce a government that follow procedure and it is accountable to the people. We can also expect that a democratic government develop mechanism for citizen to hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in decision making whenever they think fit. So democratic government में जो सिटीजन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और क्यों? क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो नेता होता है
जो भी कोई लीडर होता है उसकी जनता के प्रति भी जवाबदेही होती है, जनता को जवाब देना पड़ता है कि आपने ऐसा, हमने ऐसा काम किया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ होता है कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, और कई बार सिटीज़न की डिमांड भी सुनी जाती है कि आप इस तरह से काम नहीं अच्छा कर रहे, तो वो उसके अकॉर्डिंग करते भी हैं। राइट। सो सिटीज़न का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सिटीज़न के प्रति अकाउंटेबल होती है और रिस्पॉन्सिव होती है। सो if you wanted to measure the democracy on the basis of this outcome, so you would look for the following practices and institution. अगर ऐसी चीज़ें अगर आपने चेक करनी है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट सर्टेन प्रैक्टिसेस दैट क्या रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, क्या ओपन पब्लिक डिबेट हो रही है मेजर पॉलिसीज़ पे। जैसे कोई भी अगर देश में कानून भी लाना होता है तो लेजिस्लेशन में या फिर सिटीज़न के बीच में काफ़ी ज़्यादा ओपनली डिस्कस होते हैं वो टॉपिक। और आपको ये भी पता है कि हर किसी सिटीज़न को राइट टू इन्फॉर्मेशन है अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। कोई भी सिटीज़न गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की फंक्शनिंग में इंफॉर्मेशन ले सकता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी सोज ए मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ दिस। सो जो परफॉर्मेंस है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वो मिक्स ऑफ रिजल्ट देती है आपको। Democracy have had greater success in setting up regular free election and setting up condition for the open public debate. डेमोक्रेसी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है रेगुलर और फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराने में, और लोगों को ऐसा मौका देती है वो ओपनली डिबेट कर सकते हैं। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड फेयर चॉइस टू एवरी वन इन सब्जेक्टिंग टू एवरी डिसीजन टू द पब्लिक डिबेट। लेकिन कई बार डेमोक्रेसी फेल हो जाती है, वो बहुत बढ़िया चॉइस नहीं देती है। सीधी सी बात है, जैसे कई बार अपना टिक एग्जांपल ऑफ आवर महेंद्रगढ़। अगर मैं महेंद्रगढ़ की बात करूँ तो घूम फिर के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? रावदान सिंह और रामविलास शर्मा, ये दो ही लोग होते हैं। क्या दूसरे लोग नहीं है क्या? तो कई बार डेमोक्रेसी है वो लीडर की बहुत ही पुअर चॉइस प्रोवाइड करती है, लोगों के पास चॉइस नहीं रहती किसको वोट करे किसको नहीं वोट करे। तो दिस इज़ ए अनदर बिगर इशू। और कई बार जब भी कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी होती है तो कई बार वो मनमानी भी करती है। राइट। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी, बट ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड because it provide a stable rule at least. ओके, सो देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द सिटीजन। तो जब इन्फॉर्मेशन सिटीजन के साथ शेयर करने की बात आती है तो यहाँ पे ये थोड़े से कम सक्सेसफुल होते हैं और सही ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। सो ऑल वन कैन से द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी रेजिम इज़ दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम इन दिस रिस्पेक्ट। तो इस रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं जितने भी अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, अगर हम सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे तो डेमोक्रेसी का जो प्रोज हैं वो ज़्यादा हैं और कॉन्स हैं वो कम हैं। तो इसलिए हम चूज़ करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सेटअप को बिसाइड्स अदर फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव। एंड सेकेंडली यू कैन ऑल्सो से that a democracy government that is attentive to the need and demands of the people largely free from the corruption। तो डेमोक्रेसी है फ्री फ्रॉम करप्शन होनी चाहिए, अगर करप्शन रहेगा तो काम नहीं चलेगा। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट सो मच इम्प्रेसिव ऑन दिस टू अकाउंट्स। तो जो लोगों की डिमांड पूरी करने की बात हो या करप्शन को कम करना हो, अगर ये दोनों चीज़ देखें तो कई बार आपने देखा होगा कि जो भी पार्टी है वो वोटिंग के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, लेकिन जब वोटिंग ख़त्म हो जाती है तो वो आप पे ध्यान भी नहीं देते। तो लोगों की जो डिमांड है वो भी सही ढंग से एड्रेस नहीं करते, साथ में करप्शन भी पूरा भरपूर करते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली चीज़ है। कई बार जो लोगों की डिमांड है वो इग्नोर कर दी जाती है और लोगों की जो नीड है वो पूरी नहीं होती है, इसलिए लोगों को कई बार फ्रस्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। राइट। द रूटीन टेल्स ऑफ द करप्शन आर इनफ टू कन्विंस दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री फ्रॉम दिस एवल। तो आपको करप्शन के केस हर जगह मिल जाएंगे, तो आपको ये भी पता लगेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी करप्शन से फ्री नहीं हुई है। एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेटिक आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। लेकिन कहीं भी ये भी नहीं लिखा हुआ कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनमें करप्शन कम है या फिर वो लोगों की डिमांड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है। तो डेमोक्रेसी में एटलीस्ट ये चांस रहता है कि आप करप्शन को दूर करने के लिए मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होता है, जो कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। There is one respect in which democratic government is certainly better than alternative। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लीगल गवर्नमेंट है। इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो हो सकती है,
कुछ कम एफिशिएंट हो सकती है, कई बार रिस्पॉन्सिव भी नहीं होती है, कई बार करप्शन से भी फ्री नहीं होती है, लेकिन ये लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा चुनी हुई। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे लीगल प्रोसीजर से ही काम होता है। दैट इज़ वाई देर इज़ एन ओवरवेलिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एज अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया शोज द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विद डेमोक्रेटिक regime as well as countries without democratic regime. People wish to be ruled by representative elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. And democracy's ability to generate its own support in itself an outcome that cannot be ignored. ये बहुत ही बढ़िया बात बताइए यहाँ पे। ये बढ़िया बात ये बताइए कि डेमोक्रेसी क्यों पॉपुलर है। आपसे पूछा जाए वाई डेमोक्रेसी इज़ पॉपुलर, मैं पहले क्लास में भी बताया था, डेमोक्रेसी इसलिए पॉपुलर है बिकॉज पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा चुने गए रूलर ही उनको रूल करे, ना कि कोई हेरिडिटरी किंग आके उनको रूल करे। ये एक अनदर क्राइटेरिया है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे कोई भी लोकल आदमी, आप में से भी उठ के आदमी कोई भी पीएम सीएम डीएम कुछ भी बन सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी की जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो सेटअप है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डेमोक्रेसी इज़ प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एल्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा हर जगह डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया जाता है। पाकिस्तान में भी अब डेमोक्रेसी है, लेकिन पहले नहीं थी क्योंकि वहाँ पे पहले मिलिट्री रूल था। ये डेमोक्रेसी का एक ग्राफ दिया हुआ है कि कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे सूटेबल नहीं है। अगर साउथ एशिया की बात करें तो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लोग 94% एग्री करते हैं। श्रीलंका की बात करें तो इतने परसेंट लोग एग्री करते हैं, और इंडिया की बात करें तो 95% लोग, एंड पाकिस्तान की बात करें तो 81% लोग। एंड अगर ये देखा जाए तो डेमोक्रेसी इज़ प्रीफरेबल कहाँ कहाँ है, बांग्लादेश में इतने परसेंट, इंडिया में इतना, इसमें इतना, और कुछ कहते हैं डिक्टेटरशिप इज़ बेटर। तो बांग्लादेश में 6% लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप अच्छी है, इंडिया में 9% लोग बोलते हैं, नेपाल में 10%, पाकिस्तान में 14 एंड श्रीलंका 11। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, उनके लिए डेमोक्रेसी सही है तो सही है, गलत है तो गलत, मतलब उनकी कोई ओपिनियन ही नहीं है। ऐसे लोग इंडिया में 21% है जिनकी कुछ भी ऐसी कोई ख़ास ओपिनियन नहीं है। मतलब मोर और लेस आपने ये देखा कि इंडिया में लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, और 9% ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी सही नहीं है हमारे देश के लिए। सो क्या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा ये भी देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो, if democracy are expected to produce good government then it is not fair to expect that what would they produce development। अगर डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, सो देन इट इज़ नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। अगर गुड गवर्नमेंट है, अगर गुड गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की जो अगर पॉलिसी नीयत साफ़ है तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा ही होगा। लेकिन एविडेंस यहाँ पे कुछ और ही दिखाते हैं, उन एविडेंस को हम देखते हैं। इफ़ यू कंसिडर ओल्ड डेमोक्रेसी एंड ओल्ड डिक्टेटरशिप बिटवीन 50 ईयर्स, अगर 1950 और 2000 के बीच में अगर हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को कंपेयर करें तो डिक्टेटरशिप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है एज़ पर इन केस ऑफ डेवलपमेंट। कैसे? जी, उन कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थी जहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। किस किस के बीच? 1950 और 2000 के बीच। द इनएबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ वरीयस। सो जो डेमोक्रेसी कई बार हाई रेट ऑफ ग्रोथ अचीव नहीं कर सकती, ये काफ़ी ज़्यादा वरी कर सकती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ डेमोक्रेसी पे ही डिपेंड नहीं करती है, वो दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। किन चीज़ों पे? कंट्री का पॉपुलेशन साइज़ कितना है। सपोज़ करो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 138 करोड़ के टच करने वाला है। 2022 तक तो हम चाइना को बीट कर देंगे। तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो कितना ज़्यादा रिसोर्स पे प्रेशर पड़ रहा है। उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकेले क्या करेगी जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी साउंड नहीं होगी। तो और पॉपुलेशन का साइज़, अब सपोज़ करो सिंगापुर है, अब दूसरी तरफ सिंगापुर है। सिंगापुर बहुत छोटा कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट में कैसा भी हो, अगर कोई वो थोड़े बहुत डिसीजन लेते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम है, सब कुछ अच्छा है। जैसे दुबई है, वहाँ के लोगों की इनकम काफ़ी ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। लेकिन क्यों है? क्योंकि वहाँ की थोड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी थोड़ी ठीक ठाक है, और सबसे बड़ा फैक्टर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और
दूसरी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ग्लोबल सिचुएशन कैसी है। सपोज़ करो यूएसए ने, भाई इंडिया अगर यूएसए से इंडिया, दूसरा एग्जांपल लो, जैसे सऊदी अरबिया है। सपोज करो सऊदी एरिया में क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे लड़ाई मारकाट हो गई है, जैसे कई बार इराक में चलती है या फिर ईरान में चलती है। इनमें वेस्ट एशिया में एक प्रॉब्लम रहती है। अगर यहाँ पे है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता ही पड़ता है इकोनॉमी पे। कैसे? क्योंकि इंडिया इनसे क्या लेता है? इंडिया इनसे क्या लेता है? ऑयल लेता है। अगर हमारे देश से ऑयल ले रहा है और यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो डेफिनेटली ये जो ऑयल के प्राइसेज है ये इंक्रीज़ कर देंगे। अगर ऑयल के प्राइसेज इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए तो इंडिया में कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, बस, ट्रेन, कितनी सारी चीज़ें चलती हैं, सारी चीज़ महंगी हो जाएंगी, राइट? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ जाएगी। इसलिए लोग चिल्लाते रहते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, क्योंकि अल्टरनेटिवली उनका फ़र्क है वो हर चीज़ पे पड़ने वाला है। इसलिए लोग चिल्लाते हैं कि पेट्रोल या ऑयल के दाम बढ़ गए हैं। सो देखो किस तरह से ग्लोबल सिचुएशन भी अफेक्ट कर रही है। अगर आज के दिन अगर हम इफ़ विल सी इन द टाइम्स ऑफ कोरोना, इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, जैसे चाइना के साथ हमारा ट्रेड टूट गया है और दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड हमारी कम हो गई है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो बंद हो गई हैं। तो देखो किस तरह से ग्लोबल सिचुएशन ने इकोनॉमिक को हर्ट किया। तो इस तरह से भी इकोनॉमी होती है, क्योंकि अगर ग्लोबल सिचुएशन या कहीं भी कोई क्राइसिस आता है तो उससे जॉब चली जाती हैं, और जहाँ पे जैसे ही जॉब चली जाती हैं तो लोगों की इनकम कम हो जाती है, और लोगों की इनकम कम हो जाती है तो लोग अपने लिए फैसिलिटी नहीं रख पाते, इसलिए उनकी कंडीशन और ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ डेमोक्रेसी पे ही डिपेंड नहीं करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। एंड देयर आर अदर फैक्टर ऑल्सो, कि दूसरे कंट्री कितना कोऑपरेट कर रही हैं, राइट? या हमारे देश की कंट्री ने कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या प्रायोरिटीज़ अडॉप्ट की हैं, इन सारी चीज़ों पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। However, the difference in the rate of economic development between less developed countries and dictatorship and democracies is negligible. हालांकि अगर हम देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें किस में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और डिक्टेटरशिप में, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मोर और लेस दोनों की बराबर ही चलती है, क्योंकि आज के दिन पॉलिसी साउंड हो गई है। सो हम ये कह नहीं सकते कि हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Democracy does not guarantee any kind of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this respect. लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। अगर हम आज के दिन की बात करें, पहले की बात अलग थी, लेकिन आज के दिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। When we find such significant difference in the rate of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. जब हम बात करें डिफरेंस की, इकोनॉमिक डिफरेंस की, और पूछें अगर डिक्टेटरशिप अडॉप्ट करनी चाहिए या डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, पॉजिटिव आउटकम काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आप मेरे को बताना कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो तो हमसे बहुत ज़्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक नहीं है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, गवर्नमेंट भी इतनी ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है, सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, सारे डिसीजन वो ही लेती है, फिर भी वो कंट्री हमारी कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। सो आप क्या आउटकम निकालते हो इस रिस्पेक्ट में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और व्हेन विल डिस्कस यू विल टेल मी। बस ऐसे ही हालत हो रही है। आप ये समझ के रखो कि रिच कंट्री तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, मिडिल कंट्री मिडिल में ही पड़ी हैं, और पुअर कंट्री नीचे में ही है, क्योंकि सारा का सारा गेन लगभग पुअर कंट्री ही डेवलप्ड कंट्री ही खा जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया जैसी कंट्री के लिए कुछ बचता है नहीं इतना कुछ। सो इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो गवर्नमेंट को काफ़ी सारी चीज़ें, हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग, हंगर, ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देनी पड़ती हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो डेमोक्रेसी सोल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हमारे देश में अगर आज देखोगे तो कहीं पे लोगों को स्कूलिंग नहीं मिलती, कहीं पे हेल्थ केयर नहीं मिलती। इतनी बड़े बड़े इंडिया में स्लम है जहाँ पे लोगों को प्रॉपर हाउसिंग नहीं है। अगर आज मैं बात करूँ इंडिया में, तो 71% लोग ऐसे हैं जिसके घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। 71%। आप लक्की हो अगर आपके घर में 3 या 4 रूम है, लेकिन 70% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ 71% ही रूम है, राइट? सो एक बहुत बड़ी समस्या है ये भी। सो ये एक छोटी सी
केस स्टडी दी हुई है, आप इस केस स्टडी को पढ़ना और कोई प्रॉब्लम आए सो लेट मी नो। और ये 2 टेबल भी दी हुई हैं कि किस तरह से इनइक्वलिटी ऑफ इनकम सेलेक्टेड कंट्रीज़, कितनी कितनी कंट्री में कैसी कैसी इनइक्वलिटीज़ हैं। सो देखो, इनमन एक बहुत ही कमाल का डाटा है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो टॉप 20% लोग लगभग 64.8 इनकम है उनकी लगभग, राइट, 64.8। और जो बॉटम के 20% है उनको 2.9 है, राइट। अगर बात करें यूएसए की तो टॉप 20% के अंदर 50% लोगों की नेशनल इनकम में शेयर है, और टॉप 20 का, जो बॉटम 20 का ओनली 4%। यानी जो टॉप के 20% लोग हैं वो सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं किसमें, नेशनल इनकम में। और जो टॉप 20 पर, जो बॉटम 20% है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल शो करते हैं। तो वो केस पढ़ोगे तो आपको ये सारे डाटा समझ आएंगे। दूसरा, अगर बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो देखो जितने भी डेमोक्रेटिक रिजिम है, अगर 1950 और 2000 के बीच बात करें तो 3.95% रही है, लेकिन जितने भी डिक्टेटर गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी 4.4% रही है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एंड यहाँ पे भी डिफरेंस है। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, जो पुअर कंट्री हैं डिक्टेटरशिप के अंडर हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा रही है, और जो पुअर कंट्री है डेमोक्रेसी के अंडर है उनकी भी ग्रोथ रेट ज़्यादा रही है। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेटिक रिजिम थी वहाँ पे सस्ती या बहुत ही ज़्यादा कम ग्रोथ रेट रही है। सो रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटीज़ एंड पॉवर्टी। So perhaps more than development, it is reasonable to expect democracy to reduce economic disparities. So democratic government से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हैं उनको कम किया जाए। इवन वैन ए कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विल वेल्थ बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव शेयर एंड लीड ए बेटर लाइफ। फिर भी इवन अगर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जैसे इंडिया में कई बार ग्रोथ रेट 6% भी टच कर जाती है, 5% भी टच कर जाती है, अभी तो बहुत कम चल रही है, तो क्या जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो सबको समान अधिकार मिलता है, सबको बराबरी मिलती है? सबको बराबरी मिलती है, नहीं मिलती है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, राइट। हर कोई इंसान को बराबरी के हक मिलते हैं, नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं अंबानी और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो मोर और लेस यू विल फाइंड इन केस ऑफ इंडिया दैट रिच आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर। सो ये भी सही नहीं है। सो वी नीड टू enhance the equality, economic equality among the citizen of India. So is economic growth in democracy accompanied by the increase inequality among the people? तो क्या ग्रोथ डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी होती है जहाँ पे लोगों के बीच इनइक्वलिटी बढ़ जाती है? और डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटी? तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है सिर्फ उनमें जो गुड्स और अपॉर्चुनिटी है, क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं या नहीं होती हैं? ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। या फिर गरीबों की कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता, ये भी हमें देखना पड़ेगा। डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस होती है। कैसे? कोई भी आदमी कभी भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको रोका नहीं गया है। और चाहे अंबानी वोट करे या कोई रिक्शा पुलर वोट करे, उसकी अंबानी की वोट की कीमत भी बराबर है, एक रिक्शा पुलर के वोट की कीमत भी बराबर है। तो इसलिए पॉलिटिकल इक्वलिटी है, हर किसी के वोट की कीमत बराबर है और हर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी पे कोई प्रकार की रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल है, उस पर रेप चार्जेज हैं, मर्डर के चार्जेज हैं, फिर उसको टिकट दे दी, ऐसा नहीं होगा। क्रिमिनल्स को इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं। एंड लगभग हर कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल एरिना की बात करें तो इक्वल फुटिंग पे है। एंड स्टिल इक्वल फुटिंग पे होने के बाद स्टिल वी फाइंड दैट इन इंडिया द इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ आर वेरी मच ग्रोइंग। जो अल्ट्रा रिच हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली वेल्थ शेयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। और नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग। और उनका शेयर है इनकम, नेशनल इनकम में, वो भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज अंबानी की बात करें तो बहुत ज़्यादा टैक्स देता है, वो भी भाई देगा ही, उसकी इनकम ही इतनी ज़्यादा है। एंड दोज हु आर एट द बॉटम सोसाइटी, दे हैड वेरी लिटिल टू डिपेंड ऑन। और जो सोसाइटी के बॉटम लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कम सपोर्ट कर पाते हैं वो कंट्री को। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर्टी। भाई ये देखो, इंडिया में जो 80% लोग हैं आज के दिन और जो टॉप 20% हैं, इनकी बराबर है इनकम। मतलब जिन 20% लोगों की इतनी ज़्यादा वेल्थ है उनके पास, अननेसेसरी वेल्थ है, और ये 80% लोग जनता इंडिया की ऐसे ही धक्के खा रही है। सो इस जो इनकम गैप को हमें बराबर करना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं हमें बराबर करना पड़ेगा। ये लोग हैं, इनको एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया करा के
तभी इनको बढ़ाया जा सकता है, वरना ये और गरीब होते जाएंगे। ये 95% होते देर नहीं लगेगी, और यहाँ पे भी लोग इनमें से भी गरीब हो जाएंगे, टॉप 5% ही बचेंगे अगर यही सब चलता रहा तो। सो इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी do not appears to be very successful in reducing economic inequalities. So अगर हम एक्चुअल लाइफ में देखें, सो डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को कम करने के लिए। आपने अभी 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। सो इंडिया के लिए आज भी गरीबी बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज भी इंडिया का लगभग हर 4th आदमी, हर चौथा आदमी गरीब है, राइट। हर 4th पीपल इन इंडिया इज़ पुअर। सो येट फिर भी डेमोक्रेसी के आउटकम काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एटलीस्ट इट प्रोवाइड ए चांस टू एवरीबडी और एवरी पीपल ऑफ दिस कंट्री दैट दे कैन गेट इलेक्टेड इफ़ एवरीथिंग इज़ फेयर, राइट। सो ये भी आजकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लूम कर रहा है कि डेमोक्रेसी विल बी एबल टू इरेडिकेट पावर्टी और नॉट। जैसे आज के दिन बांग्लादेश की बात करें तो आधे से ज़्यादा जनसंख्या इसकी गरीबी में रहती है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंडेंट ऑन रिच कंट्रीज़ इवन फॉर फूड सप्लाईज़। सो आज के दिन अगर बात करें तो हमारा देश भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंडेंट है जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। तो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो गरीबों का कौन ध्यान रखेगा भाई। सो बहुत बड़ी समस्या है, ये हालत है पूरे देश की। पूरी जनता तो, ये तो सपोज करो ये एक रोटी है, इस रोटी में ये इतना, यानी जो लगभग ये जो इतना भाग तो सिर्फ 2% लोग खाते हैं, लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा 50% लोग बैठ के खाते हैं, राइट। इसका मतलब आपको ये समझाना चाह रहा है, सपोज करो ये एक रोटी है, इस रोटी में ये तो सिर्फ एक टुकड़ा इसमें से काट दिया और ये टुकड़ा 50 कुत्तों को फेंक दिया, ये समझो आप, और ये सिर्फ एक ही डॉग खा रहा है। सो फ़र्क हो गया ना। मतलब पूरे वर्ल्ड की जो वेल्थ है, पूरे वर्ल्ड की वेल्थ है वो 2% लोग ही खा रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ छोटा बचा खुचा टुकड़ा ही खा रहे हैं, राइट। So this is a matter of concern that democracy is a good form of government or not, or whether democracy will be able to eradicate inequalities in future or not, or what will be the outcome of democracy। इसीलिए आपके चैप्टर, आपकी क्लास में ये चैप्टर डाला है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के आउटकम कैसे रहेंगे, क्योंकि इससे इनकम इनक्वलिटी तो कम हो नहीं रही, डेमोक्रेसी से इनकम इनक्वलिटी हैं वो तो कम हो ही नहीं रही, तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या है। और हमने ये भी देखा कि डेमोक्रेसी से अच्छी कोई गवर्नमेंट भी नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको एक्मोडेट करना पड़ेगा। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब इंडिया में अलग कास्ट के लोग रहते हैं, इंडिया में अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, इंडिया में अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, इंडिया के लोगों की एथनिसिटी अलग अलग है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भरी पड़ी है इंडिया में। तो इस डाइवर्सिटी को हमें एक्मोडेट करना पड़ेगा, और किस तरह से एक्मोडेट करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट दैट। सो वी नीड टू, हमें ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जहाँ पे लोग एक पीसफुल और हारमोनियस लाइफ रह सकें, जहाँ पे इतने ज़्यादा झगड़े दंगे ना हों। सो इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि ये हारमोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करे। लेकिन हमें अर्लियर चैप्टर में देखा है, पहले भी देखा है, अपने बेल्जियम के एग्जांपल में देखा हुआ, श्रीलंका के एग्जांपल में देखा हुआ कि किस तरह से श्रीलंका सिन्हालाज और बुद्धिस्ट की जो डाइवर्सिटी थी उसको एक्मोडेट नहीं कर पाया, लेकिन बेल्जियम था वो एक्मोडेट कर पाया, इसलिए बेल्जियम की जो डिवीज़न इतना ज़्यादा नहीं हुआ। सेम अगर हमारा इंडिया में भी ऐसा ही है, तो हमारे इंडिया में इतने धर्म जाति के लोग होने के बाद भी हम बिलीव करते हैं कि इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री का मोटो क्या है, यूनिटी और इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, मतलब अनेक, हम विभिन्न हैं फिर भी हम एक हैं। सो डेमोक्रेसी जनरली, ये हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी को ये एक्मोडेट करे, और हमारे देश में कम से कम टेंशन हो और इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव और वायलेंट चीज़ें ना हो। लेकिन नो सोसाइटी कैन फुली और परमानेंटली रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट ग्रुप। लेकिन कोई भी सोसाइटी फुली और कम्प्लीटली किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, जहाँ पे लोग रहेंगे वहाँ पे दंगे भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लड़ाई भी होगी, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। फुली हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन यस वी कैन लर्न समथिंग, व्हाट, बाय रिस्पेक्टिंग ईच अदर कल्चर्स, बाय रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस बिटवीन अस।
हम एक दूसरे के डिफरेंस के रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे कल्चर के रिस्पेक्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड, कम से कम डेमोक्रेसी बेस्ट सूट करती है ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी ना हो तो ये लोग आपस में कट पिट के ही मर जाएंगे और 50 देश बन जाएंगे हमारे एक देश से ही। सो डेमोक्रेसी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट। नॉन डेमोक्रेटिक regime often turn a blind eye or suppress the internal social difference। कई बार जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो कल्चर को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देती है और जो भी सोशल डिफरेंस होती है उनको भी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जहाँ पे डेमोक्रेसी कंट्री है, सिंपल सी मतलब है भाई, आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा डाइवर्सिटी को, आपको डाइवर्सिटी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में होते हैं क्या, चुनाव, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वोट। तो वोट की ज़रूरत पड़ती है तो हर किसी आदमी को खुश रखना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे नेता लोग भागे भागे फिरते हैं गरीबों के घर पे भी, उनको राशन देना। या फिर आपको ये भी पता है कि इलेक्शन के टाइम पे किसानों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सोशल डाइवर्सिटी का सम्मान होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वोटिंग शेयर से हो या फिर कोई दूसरा मतलब हो। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर ए डेमोक्रेटिक regime to be handled, it must handle all kind of differences, division and conflict, right? Otherwise काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव आउटकम। लेकिन श्रीलंका का केस है वो हमें ये इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी को ये 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी अगर उसको कुछ आउटकम अचीव करना है। तो कैसे? फर्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेजोरिटी ओपिनियन ही रूल करेगा। मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी। मेजोरिटी और माइनॉरिटी को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी, राइट। और मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट, और मेजोरिटी और माइनॉरिटी के ओपिनियन भी परमानेंट नहीं हैं। हमें हर चीज़ को बहुत समझ के देखना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाई मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाई माइनॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर कोई मेजोरिटी रूल कर रही है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि माइनॉरिटी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो हमें ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी सिचुएशन बना के चलना पड़ेगा जहाँ पे मेजोरिटी का रूल हो फिर भी माइनॉरिटी वाले अलग फील ना करें, राइट। उनको ये फील ना हो कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। मेजोरिटी का रूल भी लगना चाहिए कि सारे लोगों के पास बराबर की अधिकार हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी हैं, वो भी सारी के सारी इक्वल हैं, राइट। सो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ ए चांस टू बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो डेमोक्रेसी रहती है कब तक? जब हर किसी सिटीज़न को ये भरोसा रहता है कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे हम भी रूल कर सकते हैं। और इफ़ समवन इज़ बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन डेमोक्रेटिक रूल कीज टू बी एक्मोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ए ग्रुप। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी हो गई कि आप बर्थ के बेसिस पे या फिर किसी भी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अगर लोगों को आप हटाते रहोगे तो वो एक्मोडेट नहीं हो पाएगा उस ग्रुप में, राइट। सो क्या करना पड़ेगा आपको? सोशल डाइवर्सिटी को एक्मोडेट करना है। अगर सोशल डाइवर्सिटी को एक्मोडेट करना है तो आपने डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन का ध्यान रखना पड़ेगा। हर किसी आदमी की डिग्निटी और उसकी फ्रीडम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले अपने फेलो सिटीज़न से, और कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। क्यों? कई बार वो दोनों रिस्पेक्ट से पेश नहीं आते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ हिंदू मुस्लिम्स, मोर और लेस एवरीबॉडी नोज़ दैट कि कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों सोसाइटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ में चलता रहता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमें ऐसे नहीं करने हैं, हमें हमारे देश को आगे ले जाना है और इन सब चीज़ों में हमें नहीं बढ़ना चाहिए। एंड डेमोक्रेसी जो आपको रिस्पेक्ट और फ्रीडम देती है उसका सम्मान करना चाहिए, सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहिए। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस। डेमोक्रेसी ने पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज भी किया है कि देयर नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम टू एवरी सिटीजन इफ़ द डेमोक्रेसी हैज़ टू फंक्शन वेरी सक्सेसफुली।
So, for societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individual are equal. तो हमारी सोसाइटी सिर्फ, देखो एक बात याद रखना आप, सोसाइटी है वो ऐसे ही इवोल्व नहीं हुई है। आज की सोसाइटी का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है। कैसे कैसे आपको ये भी पता है कि सोसाइटी जब बिल्कुल ही स्टार्टिंग की थी तब लोग हंटर और गेदरर हुआ करते थे, शिकार किया करते थे, अपना मौज मारा करते। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, तो दूसरी सोसाइटी स्टार्ट हो गई। लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, तो लोगों अपने खाने के लिए तो रखने ही लगे, सरप्लस भी लोगों को होने लगा, तो लोग मार्केट में बेचने लगे, इससे मार्केट डेवलप होने लगी, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप हो गई, मशीनरी आई, कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आज के दिन बन गई है कम्प्लीटली। तो हमने बहुत लंबी जर्नी चली है, और इस लंबी जर्नी में सिर्फ आपने एक पहलू देखा है, इसके दूसरे पहलू भी थे। कई बार लोग गुलामी भी करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें। एक डेमोक्रेसी एक इवोल्व हुई है। डेमोक्रेसी आज की नहीं है, डेमोक्रेसी का बहुत लंबा रास्ता चल के आई है, और आज जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चल के आया है। क्यों चल के आया है? और अगर ये नहीं चलता, अगर हम एक दूसरे की फ्रीडम और रिस्पेक्ट नहीं करते तो। और दूसरा केस स्टडी देखिए कि डिग्निटी ऑफ द वुमेन की डिग्निटी देखिए। हिस्टोरिकली आपको पता है कि हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, जहाँ पे मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सो वुमेन ने भी बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है इस चीज़ को हासिल करने के लिए। आपको पता है कि पहले वुमेन को ना पढ़ने का अधिकार था, ना काम करने का अधिकार था, कम्प्लीटली वुमेन मेल पे ही डिपेंडेंट थी। लेकिन आज के दिन वुमेन एक पायलट भी है, वुमेन आर्मी में भी है, वुमेन टीचर भी है, वुमेन प्रेसिडेंट भी बनी है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वुमेन आज के दिन हर काम करती है। तो ये औरतों की लड़ाई है, ये आज से नहीं थमी है, आज ही नहीं पैदा हुई है। औरतों ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है। पहले आपको पता था कि सती प्रथा होती थी, विडो रीमैरिज भी नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिज करा देते थे, काम नहीं करने देते थे, पढ़ाते नहीं थे। कितनी बड़ा स्ट्रगल किया है। और जो लड़कियां आज पढ़ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ के ये अपना मुकाम हासिल किया है। सो द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर वेरी नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वुमेन का जो पाथ है वो बहुत ही इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब दैट्स डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally। पहले जो अनएक्सपेक्टेबल था लीगली और मोरल, आज वो उन्होंने अपने स्ट्रगल से वो चीज़ अचीव कर ली है, और लीगल बेसिस पे आज उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है, और वो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ाई कर सकती हैं, अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकती हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो वो मोमेंट भी खड़ा कर सकती है। सेम चीज़ कास्ट इनइक्वलिटीज़ की मैं बात करूँ तो डेमोक्रेसी in India has strengthened the claim of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunities. These are instances still of caste-based inequalities and atrocity, but these lack the moral and legal foundation. Perhaps it is the recognition that makes the ordinary citizen value their democratic right. देखो हमारे देश में आज के दिन देखा जाए तो कास्ट इनइक्वलिटीज़ आज भी परसिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन आज भी होता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो क्या करती है डेमोक्रेसी उनको ये अधिकार देती है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, खुद के रूल कर सकते हैं। जैसे आज के दिन बीएसपी बनी है, बहुजन समाज पार्टी बनी है, राइट, या फिर डीएमके बनी है साउथ में, अन्ना द्रविड़ मुनेर खाजाकम, AIDMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा, ऑल इंडिया द्रविड़ा मुनेर खाजाकम, या फिर द्रविड़ा मुनेर खाजाकम। BSP है, समाजवादी पार्टी है, राइट, या फिर कोई भी पार्टी है, आज वो लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं, और पार्टी बना के वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। सो डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोर और इक्वल सोसाइटी की तरफ ये हम बढ़े। एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट। डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करती है, दूसरा टेस्ट उसके आगे खड़ा होता है। सो एज सम पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर।
तो जब डेमोक्रेसी का फ़ायदा होता है तो लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी और ज़्यादा बेहतर बने। इसलिए कई बार देखा होगा अपने पोस्टर चिपकाए रखते हैं क्या, चूज लीडर नॉट पॉलिटिशियन। क्योंकि लीडर की एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है और ऐसी इमेज होती है जो लोगों को साथ लेके चलता है और आगे खुद बढ़ चढ़कर भाग लेता है। और एक पॉलिटिशियन को जनरली करप्ट हम समझते हैं। इसलिए कई बार दिल्ली इलेक्शन में आपने देखा होगा तो सड़कों पे ऐसे पोस्टर छपे थे, चूज़ लीडर नॉट पॉलिटिशियन। सो लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और ज़्यादा बेटर बने और ये बेटर ही बनते रहे। और इसके चलते डेमोक्रेसी की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं, काफ़ी कंप्लेंट भी होती हैं। People sometimes also complaining the success of democracy, and it shows that people have developed awareness and ability to expect and to look critically at power holder and high and the mighty. A public expression of dissatisfaction with democracy shows that success of the democratic project. It transforms people from of status into subject that of citizen. Most individual do believe that their vote make difference to the way the government is run and the runs own self interest. तो जनरली कुछ लोग सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में जो उनका जो वोट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और लोग अपनी वोट की ताकत को जानते हैं और उसकी वोट की ताकत वो कहीं भी लगाते हैं तो उसमें फ़र्क दिखाई देता है, राइट। बिलीफ इन द एफिकेसी ऑफ वोट इज़ प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। कई बार अगर देखा जाए तो ये बिलीफ है, ये साउथ एशिया की बात करूँ तो लोग बिलीव करते हैं 65% कि उनकी बात या फिर उनकी वेट की कोई कीमत है। और इंडिया की बात करूँ तो 60% 67% लोग ऐसे सोचते हैं। पाकिस्तान में खाली 50 लोग सोचते हैं, श्रीलंका में 65%। सो दिस इज़ द टेबल विच शोज दैट बिलीफ इन एफिकेसी ऑफ वोट, कि वोट की कितनी ज़्यादा महत्वता है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर। और इस सिंपल चैप्टर में आपने 2-4 बातें याद रखनी है कि सिंपल हमने ये अचीव किया है कि डेमोक्रेसी के आउटकम क्या हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से और किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम डेमोक्रेसी से, या फिर डेमोक्रेसी से हमारे सामने आज क्या क्या और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज भी, जैसे फ्री फ्रॉम करप्शन, वुमेंस प्रॉब्लम, राइट। जैसे आज के दिन देखा जाए तो वुमेन का जो 33% का रिजर्वेशन बिल है कि लोकसभा में 33% सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। 20 साल से बिल पेंडिंग पड़ा है लेकिन कोई सुध-बुद्धि नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग नहीं चाहते कि औरतें पार्लियामेंट में वो काम करें। भाई सिंपल सी बात है, मेल सोसाइटी नहीं चाहती। पहले वो पूरी रोटी खाता था मेल, अब 33% हिस्सा इनको देना पड़ेगा वुमेन के लिए। तो यहाँ पे इतने मेल बच गए, तो 33 ये और लगभग 67 या 66 करीब मान के चलो, 67 करीब लोग यहाँ पे मेल हैं। अब ये 100% खा रहे हैं लगभग। हार्डली आप देखोगे तो 21-22 वुमेन रहती हैं पूरे पार्लियामेंट में। और मेरे को बताना भी इस लोकसभा में, पहले तो ये बताना कमेंट में कि ये लोकसभा कौन सी है, 17वीं है या 16वीं है, और ये बताना कि कितने वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी लोकसभा में, राइट। और कोई प्रॉब्लम हो तो भाई यू कैन मैसेज मी और यू कैन आस्क मी। और एक केस स्टडी भी पढ़ना आप लोग, इसको ध्यान से पढ़ना। और कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैसेज मी और कॉल मी और डिस्कस ऑन जूम ऐप। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। 2 से 3 दिन हम इस चैप्टर में लगाएंगे। ये आपको इस चैप्टर का बेसिक सा आइडिया मैंने दिया है और इसको पढ़ना, और फर्दर वी विल डिस्कस ऑन द जूम ऐप। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।